हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का अध्याय एक इतिहास का अध्याय एक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इतिहास किताब के 3 पार्ट है। खंड 1 जिसके शीर्षक है घटनाएं और प्रक्रियाएं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें ये पहला पेज है अध्याय 1 का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय में जो सर्वप्रथम दिया गया है वो है एक चित्र। वो है फ्रेडरिक सोर्यू का एक चित्र है, जिन्होंने एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। उसके अंतर्गत एक श्रृंखला थी, एक उसी श्रृंखला का एक चित्र है जिसमें ये दर्शाया गया कि 1848 में यूरोप में कौन कौन से देशों में राष्ट्रवाद आ गया है और कौन कौन गणतंत्र बन गई है और कौन कौन से देश गणतंत्र बनने के लिए कितने आगे है कितने पीछे, उनकी स्थिति बताई गई है 1848 की। तो इस स्थिति को देखते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके अंतर्गत उसने सपनों का एक संसार रचा और उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलके बना था। ये पूरा टाइटल देख सकते हैं, आप पूरा पढ़ लीजिए। चित्रों की श्रृंखला बताई थी जिसमें उसने सपनों का संसार बसाया था। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दर्शाए गए। जो ये चित्र है इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। तीसरी बात कि इनमें सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष और लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर सभी उम्र के हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें, पुरुष सभी हैं और वो लंबी कतार में आ रहे हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया था। यहाँ पर भी एक महिला का ही रूप दिया गया है और पहले हाथ में उन्होंने ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के मानव अधिकारों का घोषणा पत्र लिए खड़ी है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त पड़े हुए, ये पड़े हुए हैं, ये प्रतिमाओं के ध्वस्त मतलब जो राजतंत्र के प्रतीक थे वो सारों को उखाड़ के फेंक दिया है। उन सब के प्रतीक है, उनको यहाँ जमीन पे फेंक दिया गया है। अब एक शब्द आया था निरंकुशवाद। यहाँ निरंकुशवाद देखो, यहाँ लिखा है कि सभी प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त और अवशेष बिखरे। तो निरंकुश शब्द का क्या अर्थ होता है? निरंकुश का मतलब होता है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होती है, दमनकारी सरकारें होती है। इसको समझने के लिए, इसको आसानी से समझे तो उत्तरी कोरिया का उदाहरण हम लिख सकते हैं, जिसमें वो एक ही व्यक्ति के पास सारी सत्ता की पावर है, दूसरे किसी व्यक्ति के पास सत्ता की पावर नहीं है, वो अकेला ही लेके बैठा है सत्ता। तो चलिए आगे चलते हैं कि अभी पहुंचा है। इसी पेज में थोड़ा बाकी रह गया था, ध्यान से देखते हैं। और जो ये जुलूस है इसका नेतृत्व यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे हैं, जो 1848 तक एक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, जो फ्रांस,
अभी अभी उनके पास पहुंचा है। ये यहाँ देखिए आप कि ये स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका, ये दोनों देश आगे निकल गए प्रतिमा से। और जो फ्रांस है वो अभी अभी पहुंचा है स्वतंत्रता की देवी के पास। और उसके बाद जर्मनी है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे नंबर पे ये ऑस्ट्रिया है, और ये बाकी देश है इटली है, ये सब वगैरह वगैरह सारे देश है पीछे पीछे। तो इस स्थिति को समझिए कि जो देश जितना पीछे है वो उतना ही गणतंत्र से पीछे है। तो इसमें बाद में जो देश है कि दो अभी अभी पहुंचा, फ्रांस अभी भी उसके पास पहुंचा है। उसके बाद जर्मनी के लोग जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय शौर्य ने ये सभी निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। मतलब जब तक एक जर्मनी देश नहीं था। जो झंडा थामे हुए है वो 1848 में उदारवादियों की उम्मीद पर अभिव्यक्त है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियायतों ने प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य को गठित करने की चाह की थी। मतलब जो उदारवादियों का झंडा था उसी को दर्शाया गया है जर्मनी का झंडा। और इसके बाद जर्मनी के बाद में ऑस्ट्रिया, दो सिसलियों का राजशाही वह स्थान जो इटली, दक्षिण इटली है, जिसपे वर्तमान में मतलब उस टाइम 1848 में स्पेन के पूर्व वंश का शासन था। लॉम्बार्डी जो भी इटली का ही था, उस पे ऑस्ट्रिया का राज था। पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस भी शामिल थे। ऊपर से ईसा मसीह और संत फरिश्ते इस दृश्य को नजरे जमाए हुए हैं। मतलब यहाँ पर सारे ईश्वर ईश्वर सारे लोग देख रहे हैं इनको ध्यान से, राष्ट्रवाद को जो फैल रहा है लोगों में। इस अध्याय में ऐसी कई विषय को उठाएंगे जिसकी काल्पनिक अभिव्यक्ति शौर्य ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान ऐसी ताकत में उभरा 19वीं सदी में राष्ट्रवाद ऐसी ताकत बन के उभरा, यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। और 1848 तक पूरे यूरोप में लगभग राष्ट्रवाद फैल चुका था। तो ये फ्रेडरिक शौर्य का चित्र था जिसमें आपको सारा डिटेल में समझा दिया। इस चित्र के माध्यम से यही बताना था कि 1848 में यूरोप में राष्ट्रवाद की क्या स्थिति थी, कौन कौन से राष्ट्र, कितने राष्ट्र गणतंत्र की ओर आगे बढ़ चुके थे, कितने राष्ट्र राष्ट्रवाद से और गणतंत्र से पीछे थे। ये स्थिति इस चित्र द्वारा बताई गई है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट सेशन हम लाएंगे अर्नेस्ट रेनन की जो एक परिभाषा थी कि राष्ट्र क्या है उस पे, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा जो 1799 में फ्रांस ने जो पहली अभिव्यक्ति की थी वो पढ़ेंगे हम।